दोस्तों, अगर आप 10वीं, 12वीं और डिप्लोमा से पास आउट हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज की जॉब वैकेंसी खास आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका जॉब गुरु आशुतोष सिंह आज सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी की वैकेंसी लेके आया हूँ, जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो इस वैकेंसी में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या रहेगी और भी बहुत सारी डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम जॉब नोटिफ़िकेशन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सभी को स्क्रीन पर आज का हमारा नोटिफिकेशन शो हो ही रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आज की ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। और बात करें एलिजिबिलिटी की तो दोस्तों देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल इंडियन सिटीज़न्स। तो मेल इंडियन सिटीज़न्स के लिए आज की जॉब वैकेंसी हमारी रिलीज़ की गई है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी जो हमारी जॉब पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी की, इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है क्लास 12th पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड ऑफ बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन। यानी कि देखिए हमारे जो हमारे भारत में सभी बोर्ड्स हैं वो सभी वैलिड माने जाएंगे, जो भी रजिस्टर्ड बोर्ड होंगे। और क्लास 12th में अगर आपने मैथ्स और फिजिक्स से पास आउट की है तो आप इस नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल है। बात करें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, ये हमारी सेकंड पोस्ट है। फर्स्ट पोस्ट हमारी नाविक जनरल ड्यूटी है, सेकंड पोस्ट हमारी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है और थर्ड पोस्ट है हमारी यांत्रिक की। तो बात कर रहे थे हम नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, इसके लिए आपका क्लास 12th पास होना ज़रूरी है बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन की तरफ से आपका पास आउट होना ज़रूरी है। थर्ड पोस्ट जो है वो हमारी यांत्रिक की है, तो यांत्रिक के लिए क्लास 10th पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड। और इसी के साथ में देखिए क्लास 10 तो पास आउट होना ही चाहिए, इसी के साथ में आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 और 4 इयर्स अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब इन सारे डिप्लोमा में से अगर आपके पास कोई भी एक डिप्लोमा कोर्स है 10th के साथ में, तो आप यांत्रिक की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी देखिए यहाँ पे एक और का भी ऑप्शन दिया गया है क्लास 12 10th एंड 12th पास फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड काउंसिल फॉर द, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन और ड्यूरेशन 2 और 3 अप्रूव, ठीक है, ठीक है। देखिए अगर आप 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल है, अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स किया है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, जो कि है हमारी यांत्रिक की वैकेंसी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा, अब इक्विवेलेंट डिप्लोमा कौन-कौन से रहेंगे उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल आसानी से आप सभी को समझाया है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में कौन-कौन से आ जाएँगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आ जाएँगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इसी के साथ में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सभी तरह की जो हमारी इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेज़ हैं, ये एलिजिबल रहेंगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में। इसी तरह से देखिए मैकेनिकल वालों के लिए भी कौन-कौन सी ब्रांचेज़ एलिजिबल रहेंगी वो मेंशन किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए कौन-कौन सी ब्रांचेज़ एलिजिबल रहेंगी डिप्लोमा की, वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आगे बढ़े अपने नोटिफ़िकेशन की तरफ तो देखिए यहाँ पे ऐज बताई गई है, ऐज मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 22 इयर्स, जो मिनिमम ऐज रहेगी वो आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम ऐज आपकी 22 साल की होनी चाहिए, अगर आप इन जॉब वैकेंसीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जॉब वैकेंसी शो हो रही होंगी आपको जीडी और डीबी की, तो मैं आपको ऊपर से दिखाना चाहूँगा कि जीडी और डीबी का मतलब क्या है। तो जीडी का मतलब है जनरल ड्यूटी और डीबी का मतलब है डोमेस्टिक ब्रांच। अब जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के बारे में हम दोबारा से बात करेंगे। तो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन, देखिए अगर आप इन डेट्स के बीच में आपका बर्थ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ड्यूटी के लिए, यांत्रिक के लिए आपका इन डेट्स के बीच में बर्थ होना ज़रूरी है। और जो डोमेस्टिक ब्रांच है उनके लिए अगर आप में अप्लाई करना चाहते हैं तो इन 2 डेट्स के बीच में आपका बर्थ होना ज़रूरी है। और इसी के साथ में हम आपको एक नोट भी पढ़ाना चाहेंगे। सॉरी, अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स फॉर एससी, एसटी एंड 3 इयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स इज एप्लीकेबल इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम। अब देखिए अगर आप पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के लिए एलिजिबल रहेंगी तो उन्हें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एससी, एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और बात करें देखिए कैटेगरी वाइज़ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी रहेगी, तो देखिए यहाँ पे नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जनरल कैटेगरी में 99 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 25 हैं, ओबीसी में 65 हैं, एससी में 46 है,
एस्टीमेट 25 हैं और टोटल 260 हैं जनरल ड्यूटी के लिए। इसी तरह यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आपको वैकेंसी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। पॉज़ करके आप अपनी रिलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी को देख सकते हैं। बात करें नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ वैकेंसी शो हो रही होंगी सभी रिजर्व कैटेगरी के लिए। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, तो देखिए ज़ोन वाइज़ यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहेगी। ज़ोन में कौन-सा है, नॉर्थ ज़ोन है, वेस्ट ज़ोन है, ईस्ट ज़ोन है और साउथ ज़ोन है। अब साउथ ज़ोन में कौन-कौन सी स्टेट्स आती हैं, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, अंडमान निकोबार है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, केरला, कर्नाटका और लक्षद्वीप। ये सभी ज़ोन वाइज़ वैकेंसीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, कौन-कौन सी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आगे बढ़ें सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, हम डिटेल में आप सभी के साथ में बात करेंगे। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस इन स्टेज 1, 2, 3 एंड 4, देखिए 4 स्टेजेस में आपकी जो जॉब है वो फाइनल की जाएगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। हर स्टेज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइव इमेज कैप्चर की जाएगी। फिर आती है बायोमेट्रिक, ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक बी कैप्चर्ड एट स्टेज 1 रिक्रूटमेंट बिफोर द ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम से पहले आपका जो लेफ्ट थंब होगा उसकी आपकी इंप्रेशन नोट की जाएगी। इट इज द कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक बिफोर हेड दैट द बायोमेट्रिक मशीन आर एबल टू कैप्चर द फिंगरप्रिंट। अब देखिए ये फिंगरप्रिंट है, उसका आपको खुद ध्यान रखना होगा कि आपने किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर आने चाहिए। आपकी मेहंदी या वैक्स या फिर किसी भी तरह से आपके फिंगरप्रिंट इरेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं आएँगे तो आपका एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा, इस बात का ख़ास ध्यान रखिए। सिग्नेचर एज़ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क एज़ मेंशन्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी आपको ध्यान करके फिल करने हैं। जब भी आप फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको फिल करना होगा कि आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या हैं, और वो सेम आइडेंटिफिकेशन मार्क जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो भी आपके चेक किए जाएँगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। द डिटेल्स ऑफ सीजीईपीटी एग्जामिनेशन आर एस फेलो फॉलो। स्टेज 1 जो रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा स्टेज 1 में। इसके बाद में आपका क्या रहेगा, इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। एट स्टेज 1 कैंडिडेट आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल्स फिल्ड ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स फिल किए होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो मेन इन्फॉर्मेशन मैं वो आप सभी को बताना चाहूँगा। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगी। कैंडिडेट हु क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल अंडरगो बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग स्टेज 1। द बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग स्टेज 1 विल बी वेरिफाइड। ठीक है, बायोमेट्रिक आपकी रिकॉर्डिंग होगी, वो सारा आपका टेस्ट किया जाएगा, जो तो आप मतलब कि मोस्टली एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग तो होती है, किसी भी तरह की फ़ॉल्स प्रैक्टिस से बचने के लिए। द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। अब देखिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स के बारे में बताया गया है। जो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए हैं, उनके लिए पासिंग मार्क्स देखिए अनरिज़र्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30 मार्क्स हैं और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 27 मार्क्स हैं। नाविक के लिए पोस्ट के लिए क्या रहेंगे, वो आपको स्क्रीन पे मार्क्स शो हो रहे होंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको पासिंग मार्क्स शो हो रहे होंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के भी आपको स्क्रीन पे मार्क्स शो हो रहे हैं, आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। अब बात आती है कि क्या ये पासिंग मार्क्स ही आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे और मेरिट बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। द डिटेल्स ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आर एज़ फॉलोज़, ठीक है। वेरियस सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स आएँगे। सेक्शन 1 की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 60 मार्क्स आएँगे, मैथ्स और साइंस आएगा। सेक्शन 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे टाइमिंग भी दी गई है, इस बात का भी खास ध्यान रखिए। मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। टाइम यहाँ पे आपको 45 मिनट का टाइम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे, मैथ आएगा, साइंस आएगा, इंग्लिश आएगा और आपका रीज़निंग आएगा और जीके भी आएगा। अब कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स तो यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। मार्क्स के मैथ्स के बारे में बात करूँ, 20 क्वेश्चंस होंगे मैथ के, 10 क्वेश्चन होंगे साइंस के, 15 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और जीके के भी होंगे 5 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे हर सब्जेक्ट के, वो भी आपको पोस्ट वाइज़ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह सेक्शन 2, सेक्शन 3 डिप्लोमा लेवल के लिए जो एग्ज़ाम रहेगा, 12th लेवल के लिए जो एग्ज़ाम रहेगा, वो भी आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
बात करें डिप्लोमा के लिए तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 ही रहेंगे, टाइम 30 मिनट्स रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, अगर वेरी करता है एग्जाम का क्वेश्चन लेवल तो नॉर्मलाइजेशन भी होगी बिल्कुल। अब बात आती है स्टेज 2 की। स्टेज 1 में देखिए आपका आपका एग्ज़ाम हो गया। स्टेज 2 में क्या है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन हैंडलिंग ठीक है, विल बी शॉर्टलिस्टेड टू स्टेज 2। जो स्टेज 1 में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे, उसे स्टेज 2 में भेज दिया जाएगा ई-एडमिट कार्ड के साथ में। अब स्टेज 2 में क्या होगा? तो स्टेज 2 में देखिए क्या होगा, स्टेज 2 में आपकी करी जाएगी बेसिक आइडेंटिटी चेक एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बेसिक आपकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी और आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। जो स्टेज 2 होगा वो होगा आपका एक तरह का मेडिकल टेस्ट। तो यहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी, असेसमेंट टेस्ट होगा, बायोमेट्रिक वेरिफाइड कैंडिडेट विल अंडरगो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है? यानी कि आपका स्टेज 2 में भी असेसमेंट होगा एक बायोमेट्रिक बेस्ड। Just qualify in nature and these marks obtained will not be included in final merit list। अब जो देखिए जो असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, वो उसमें एक सिर्फ पासिंग मार्क्स का टेस्ट होगा। आपको सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना है, उसकी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। जो आपका स्टेज 2 में असेसमेंट टेस्ट होगा, उसकी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, सिर्फ आपको पास करना होगा। However, only those who qualify this test will be proceed for the next phase। लेकिन आपके लिए क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इस बात का भी ख़्याल रखिए। अब स्टेज 2 में फिजिकल आपका भी टेस्ट होगा। कैंडिडेट अंडरगोइंग पीएफटी विल डू सो एट देयर ओन रिस्क, ठीक है? ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी इन पोजेशन ऑफ स्पोर्ट्स रिग, यानी कि आपको प्रॉपर शूज, टी-शर्ट और ट्राउजर्स पहन के आना होगा आपकी फिजिकल के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। 1.6 किलोमीटर की आपकी रेस होगी जो आपको 7 मिनट में कवर करनी है। 20 स्क्वैट्स यानी कि उठक-बैठक आपको 20 मारनी होंगी और 10 आपको पुशअप मारनी होंगी। ऑल 3 टेस्ट ऑफ पीएफटी आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। एनी ब्रेक इन 3 टेस्ट विल लीड टू फेलिंग इन पीएफटी। अब देखिए जो आपके रनिंग रेस होगी, उठक-बैठक होंगी और पुशअप होंगी, ये आपकी लगातार होंगी। इसमें आपको कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। आपको लगातार करनी ही होंगी। इस बात का ख़ास ध्यान रखिए, अगर आप इसमें से ब्रेक करते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे 1 मिनट का या 2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। इस बात का ख़ास ध्यान रखिए। अब फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं 10वीं के, 12वीं के, डिप्लोमा के, आपके कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपकी जो भी आईडीज़ लगी होंगी, उन सभी का आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं है, ये भी एक आपका टेस्ट रहेगा। इसमें जो मेडिकल फिटनेस होता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ही लिया जाएगा। और 6th पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेज 3, ठीक है? आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी आपके फर्स्ट स्टेज के एग्जाम के बेसिस पे और आपके फिटनेस और मेडिकल के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। कैंडिडेट स्कोरिंग मार्क्स मोर मार्क्स इन स्टेज 1, कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट। देखिए ये तो अलग-अलग पैटर्न है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। अब आता है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या देखा जाएगा, तो कैंडिडेट्स हू क्वालिफाई स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड स्टैंड्स इन मेरिट एज़ पर द वैकेंसीज अवेलेबल विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर रिपोर्टिंग इन एट आईएनएस चिल्का। अब देखिए जो स्टेज 1 और स्टेज 2 से पास आउट किया जाएगा और मेरिट लिस्ट में आएगा, तो उसे आईएनएस चिल्का में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड भी आपको रिलीज़ किया जाएगा। स्टेज 3 विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच कैडर। हर कैडर के लिए देखिए एक सेपरेटेड स्टेज 3 टेस्ट रहेगा या फिर कहूँ कि आपकी वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। नाविक जनरल ड्यूटी और जो यांत्रिक्स हैं, वो और जो हमारे जनरल ड्यूटी वाले हैं, ठीक है? 2 बैच हैं इसमें, देखिए बेसिकली 2 बैच दिए गए हैं। 1/26 और 2/26 और 1/26 का ऐसा करके इन्हें 2 बैच बनाया हुआ है, उसमें आपके सबका सेपरेट-सेपरेट होगा। बेसिक आइडेंटिटी चेक होगी, वहाँ पे भी जाके आपकी बेसिक आइडेंटिटी होगी और दोबारा से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराया जाएगा। अगर आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो आप वहाँ से निकाले जा सकते हैं, इस बात का भी खास ध्यान रखिए। प्री एनरोलमेंट मेडिकल एट आईएनएस चिल्का, जब आप स्टेज 1 और स्टेज 2 पास कर लेंगे, तो स्टेज 3 में आपको आईएनएस चिल्का पे रिपोर्टिंग करनी होगी। वहाँ पे भी कैन विल बी डन बाय रिक्रूटमेंट मेडिकल। वहाँ पे भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एक बार फिर से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा आईएनएस चिल्का पे।
और फिर आपका होगा सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में, और अदर एसोसिएटेड फॉर्म, जो भी आपके फॉर्म्स होंगे जो कि रिक्वायर्ड रहेंगे जॉब वैकेंसी के लिए, वो भी आपको फाइनल सबमिट करने होंगे आईएनएस चिल्का पे ओरिजिनल फॉर्मेट में। स्टेज 4 भी है, चलिए बढ़ते हैं स्टेज 4 की तरफ। द कैंडिडेट्स प्रियर टू अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट आईएनएस चिल्का आर टू बी सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। स्टेज 3 विल बी कैरिड इन इंडियन कोस्ट गार्ड। कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ डॉक्यूमेंट्स आर रिपोर्टेड नॉट जेन्युइन। अब देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अगर आप फेक पाए जाते हैं तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये स्टेज 4 में लिखा गया है। हाउ टू अप्लाई, अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अप्लाई का एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको जो हमारा डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। आप अगर पीडीएफ खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, और एप्लीकेशन का भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दूंगा, इसी के साथ में फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप सभी के लिए आसानी हो जाएगी। एक बार पढ़ भी देता हूँ। एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन बेसिस पे अप्लाई होगा। 11 जून यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, और 25 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट भी दी है, वेबसाइट अगर आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और क्या-क्या ज़रूरी बातें हैं, तो देखिए यहाँ पे वही सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और ऑल कैंडिडेट्स देख लिया, अगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफ़िकेट लगेगा अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफ़िकेट। अब देखिए जिनकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट एक ही है तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही चीज़ लगाएँगे। अगर आपको अलग-अलग चीज़ें मिली हैं, मार्कशीट अलग मिली है 10th की और सर्टिफ़िकेट अलग मिला है, तो आप अलग-अलग लगा सकते हैं। एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th, अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट भी है क्लास 10th की तो आप वो भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला बताया गया है सीजीपीए को कन्वर्ट करने का, क्या रहेगा वो आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में लिखा ही होता है। एनओसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आप अप्लाई भी किया है, आपने सब चीज़ें अप्लाई करी हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी लेना होगा अपने डिपार्टमेंट से। इसी तरह से देखिए यहाँ पे नाविक जीडी कैंडिडेट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, यांत्रिक कैंडिडेट्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। चलिए दोस्तों, और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ, अब दोस्तों बात करें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, तो देखिए एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या रहेगी, सभी कैटेगरीज़ के लिए वैसे तो 300 रुपीज़ है, लेकिन एससी-एसटी कैटेगरीज़ को किसी भी तरह की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है, फीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखिए फीस कोई किसी भी मतलब किसी भी केस में आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, वो तो नहीं रिफंड होती है, सिर्फ रेलवेज़ में ही आपकी कुछ ना कुछ फीस रिफंड हो जाती है। दोस्तों बात करें एग्जामिनेशन सिटीज़ की, तो द कैंडिडेट इज़ टू गिव 5 प्रेफरेंसेस फॉर एग्जामिनेशन सिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 प्रेफरेंसेस दी जाएँगी एग्जामिनेशन सिटीज़ की, कि आपकी नियर बाय जो भी सिटीज़ हो, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेरी करता है कि आपको कौन-सी सिटी मिलेगी। और बात करें आगे, एक नोट दिया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड रिजर्व द राइट टू अलॉट एग्जामिनेशन सिटी फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 व्हिच मे और मे नॉट बी एज़ पर द चॉइस ऑफ कैंडिडेट। तो देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने चॉइस फिल करी हो आपको वही सिटी मिल जाएगी, वेरी भी कर सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। और टेंटेटिव डेट्स की बात करें, देखिए टेंटेटिव डेट्स ये होती हैं कि एक असम्पशन है कि इन डेट्स में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन ये एग्ज़ैक्ट डेट नहीं होती हैं, एग्ज़ैक्ट डेट नहीं है, वो एग्ज़ैक्ट डेट तब आपको पता लगेंगी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेज 1 की जो डेट की मेंशन की गई है टेंटेटिव डेट्स, वो मिड एंड सितंबर यानी कि सितंबर मंथ में हो जाएगा। स्टेज 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पे नवंबर में हो जाएगा, और मिड एंड फ़रवरी 26 में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक 1/26 की है और सीजीईपीटी 2/26 की है। तो इन दोनों के लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 की टेंटेटिव और स्टेज 3 की भी टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं इस जॉब नोटिफ़िकेशन में। आगे बढ़ते हैं, और क्या ज़रूरी चीज़ है, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है, तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन भी विदिन 30 डेज़ कहा गया है कि जो भी आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा तो उसके 30 डेज़ में आपके एग्ज़ामिनेशन की जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड फॉर देयर मार्क्स, फर्दर कैंडिडेट्स इन्वॉल्व्ड इन माल प्रैक्टिस इन स्टेज 1 विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड फॉर देयर मार्क्स स्कोर्ड। अगर आपने देखिए किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस या फिर मतलब कि कोई भी गलत चीज़ करते हैं, चीटिंग वगैरह में अगर आपका नाम आता है, तो आपको कोई भी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये चीज़ मेंशन की गई है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, मतलब कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड रहेंगे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ।
स्टेज 1 में आधार कार्ड चाहिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या-क्या लग सकता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वगैरह लग सकता है। ई एडमिट कार्ड चाहिए आपको स्टेज 1 के एग्जामिनेशन के लिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। फॉर एससी-एसटी कैंडिडेट आपके पास ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, ये सारे तो रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट है जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। इसके साथ में ही देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा? मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट स्टैंडर्ड में भी रिड्यूस अप बाय 5 सेंटीमीटर बिलो 150 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ आसाम। अब देखिए अगर आप आसाम से हैं, नागालैंड से हैं, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम एंड लोकल ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार से हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर की एग्जेम्पशन दी जाएगी 157 सेंटीमीटर में। बात करें चेस्ट की तो इट शुड बी वेल प्रोपोर्शन्ड मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी चेस्ट को। वेट की बात करें प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज प्लस माइनस 10 परसेंटेज एक्सेप्टेबल। अब देखिए आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए और ये आप जब आप मेडिकल टेस्ट करवाएँगे तो आपको पता लग जाएगा कितना होना चाहिए। आप देखिए 10% प्लस माइनस रह सकता है परसेंटेज में है 10 केजी में मत मानना ये 10 परसेंटेज में मेंशन है जो वेट यहाँ पे दिया गया है। हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए आपकी देखिए हियरिंग में कोई स्पेशलिटी नहीं कही है लेकिन अगर आपको हियरिंग में कुछ किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो आपको ठीक करानी होगी अगर ठीक हो सकती है। अगर आप हियरिंग में आपको कोई सी भी तरह की दिक्कत है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी बताया गया है, आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रहेगा, इसी के साथ में आपको जॉब नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मिल ही जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जॉब वैकेंसी जो मैंने आपको डिटेल में बताई है कि क्या रहेगा आपका जॉइनिंग का प्रोसीजर, एग्ज़ाम कितने रहेंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, फ़ीस कितनी रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, डिटेल में मैंने आपको सभी डिटेल्स बताई। अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी के सवालों के जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएँ। कमेंट बॉक्स में भी हमें बताएँ कि आप नेक्स्ट वीडियो किसकी देखना चाहते हैं। और दोस्तों इसी तरह से मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका जॉब गुरु आशुतोष सिंह फिर एक नई वीडियो लेके आऊँगा और ख़ास करके ध्यान रखिए दोस्तों हर शुक्रवार को हमारा लाइव Q&A सेशन भी होता है। तो कल है शुक्रवार और शाम 4:30 बजे मैं आऊँगा लाइव आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए। तो कल ज़रूर जॉइन करें शाम 4:30 बजे, लिंक आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, इसी के साथ में व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रम जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।